हेलो एवरीबॉडी। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और थोड़ा सा साउंड मेरा गला बैठा हुआ है, इसलिए थोड़ा काम चला लेना आप सब लोग। आज इस नई सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। मैंने एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट सबसे पहले इसलिए नहीं किया है क्योंकि इस बुक को पढ़ के आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करोगे, तभी आप एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने में सहूलियत समझोगे, आपको रिलैक्स मिलेगा क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। एम लक्ष्मीकांत बुक एक नोट्स की तरह है, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये 11th क्लास की NCERT है, ठीक है। आप इसको देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। और यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, लेक्चर सीरीज़ आपको ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपको मैं हर चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। और सेकेंडली पॉइंट, आपको मेंस में भी काम आएगा और आपको प्रीलिम्स में भी काम आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखो, पहला टॉपिक है संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। भाई, संविधान की हमको ज़रूरत क्यों हुई और ये कैसे बना, इन पॉइंट्स पर विचार करेंगे। मैंने ऑलरेडी सब कुछ अंडरलाइन करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों का भी समय बचाया जा सके और मेरा खुद का बचे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है देखते हैं पहला पॉइंट। इस अध्याय में आप क्या क्या देखोगे इस टॉपिक में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज की शक्ति का बंटवारा कैसा करता है और भारत का संविधान कैसा बनाया गया है। हर पॉइंट पर एक ब्रीफ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। हर चीज़ को आप समझोगे बड़े प्यार से और आप खुद ही देखोगे आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सिंपल सी बात है। पहला हेडिंग है संविधान तालमेल बढ़ाता है। आप कहोगे सर संविधान तालमेल बढ़ाता है, लेकिन कैसे? प्रूव करो। आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। पहले हम ये जो मैंने हाईलाइट किए इनको बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, आप कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि आप मान लो एक ग्रुप है। क्या है? ये ग्रुप है। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं और ये व्यक्ति हैं, मान लो ये एक तो इनका धर्म अलग है। क्या अलग है? धर्म में विभिन्नता है। पहली बात, धर्म अलग है इनका, ठीक है। इनका काम अलग है। कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बढ़ई का काम कर रहा है, कोई कबाड़े का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है। अलग अलग काम है, मतलब, ठीक है। पसंद अलग अलग है इनकी। किसी को बुक पढ़ना पसंद है, किसी को खेलना पसंद है, किसी को मूवी पसंद है। पसंद भी अलग अलग है इनकी, ठीक है। मतलब इनके शौक अलग अलग है, ठीक है। इनके विचार भी अलग अलग है। किसी भी पॉइंट ऑफ को लेके विचार अलग अलग है। कोई कहता है भाई ये राजनीतिक पार्टी अच्छी है, कोई कहता है राजनीतिक पार्टी अच्छी है, ठीक है। कोई कहता है भाई मुझे लिवीज की जीन्स पसंद है, कोई कहता है नहीं भाई मुझे तो पसंद नहीं जीन्स पहनना। तो इनके विचार भी अलग अलग है, ठीक है। फिर इनके विचारों पे ये भी होता है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए नहीं भेजा जाए। यदि स्कूल भेजा जाए तो खर्चा ज़्यादा होता है, अपनी पॉकेट मनी इतनी है नहीं, ठीक है। दूसरा बोलते हैं स्कूल भेजना ज़रूरी है, चाहे रोटी खाओ एक कम, ठीक है, क्योंकि आप एक ह्यूमन कैपिटल हो, ठीक है। तो मतलब कहने का ये सब कुछ अलग अलग है। क्या है? ये सब डिफरेंस है इन लोगों में, डिफरेंट लेवल पर है, ठीक है। फिर भी इन लोगों को इस ग्रुप में शांतिपूर्वक रहना है। कैसे रहना है? शांतिपूर्वक। चैलेंज है इनके लिए शांतिपूर्वक रहना। आप सोचो, इनको शांतिपूर्वक आप कैसे रहने दोगे? क्या होना चाहिए शांतिपूर्वक रहने के लिए? भाई सिंपल सी बात है। यदि कोई बाग है, एग्जांपल देता हूँ, यदि कोई बाग है, ठीक है, उस बाग में आम के पेड़ है, ठीक है। यदि इनको हमको सड़ने से बचाना है तो यहाँ एक माली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माली, ठीक है। माली इनकी देखभाल करेगा। दूसरी बात है कि कोई जानवर ना आ जाए, कोई कुछ ना आ जाए, तो डंडा लेके भी कौन भागेगा? माली भागेगा। तो सिंपल सी बात है, डंडा, मैंने क्या है, डंडा, ठीक है, एक टाइप से जो हर चीज़ में एक थोड़ा सा डर कायम रखे जानवरों के मन में कि भाई इस पेड़ के आम नहीं खाने हैं क्योंकि यहाँ क्या है, इस माली के हाथ में डंडा है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई शांतिपूर्वक यदि रहना है तो हमको चाहिए कुछ रूल्स, कुछ नियम, हमको चाहिए कुछ रूल्स, कानून चाहिए हमको, ठीक है, जो हमको एक साथ बांध के रखे और हमारे
विचारों में विभिन्नता आने के बावजूद भी हमको शांतिपूर्वक रहने के लिए प्रेरित करे। ठीक है, तो मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब हम आगे चल रहे हैं। मैंने जो चीज़ समझाई वो आपको यहाँ मिलेगी। देखो, कल्पना करें, देखो ये लिखा ना, कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। उस समूह की कुछ विशेषताएं, मसलन सदस्य एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अलग अलग कुछ ऐसे लेवल पर है जो धर्म को नहीं मानते, कुछ ऐसे जो हिंदू मुस्लिम, कुछ ईसाई हैं, सबकी अलग अलग धर्म निष्ठाएं हैं। ठीक है, अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग योग्यताएं हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, कुछ अनपढ़ हैं। शौक अलग अलग है, किसी को किताबों का, किसी को सिनेमा का, कुछ तो धनी आदमी है और कुछ गरीब आदमी है। ठीक है, कुछ बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। ठीक है, जीवन के अलग अलग पहलुओं को लेकर भी विवाद है, जैसे कि कितनी संपत्ति किसको रखनी चाहिए। कोई बोलता है कि भाई एक आदमी को 20 बीघा से ज़मीन ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, इससे क्या होगा, जो बची हुई ज़मीन है और लोगों के हक में आ जाएगी। एक बोलता है नहीं भाई मेरी ज़मीन है, मैं तो 50 बीघा रखूँ चाहे 100 बीघा रखूँ। ठीक है, विचार अलग अलग हो गए। बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, ये फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए या भाई गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए। तो मतलब कहने का ये है कि अलग अलग लोग हैं और अलग अलग पर्सन के अलग अलग उत्तर हैं। ठीक है, फिर भी लेकिन अपनी विभिन्नता के बावजूद भी, अपने डिफरेंस, आपस में डिफरेंस होने के बावजूद भी इनको एक साथ ही रहना है। ठीक है, और रहना भी कैसा है, शांतिपूर्वक रहना है। तो इस समूह को शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या बताया, आप लोगों को शांतिपूर्वक रहने के लिए रूल होना चाहिए, आपके पास कानून होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक बुक होनी चाहिए जिसमें आपको बोले तो मैनेज करके चलना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो इस समूह को शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो सीधे सा बात है, कुछ बुनियादी नियमों के बारे में आपको सहमत हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि बुनियादी नियम नहीं होंगे, कुछ रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो एक सड़क है। ठीक है, आपको यहाँ जाना है, ये सड़क है ना, ये मान लो एक गली ये जा रही है, एक लेन ये जा रही है, सड़क अलग अलग है सबकी। ये कारें जा रही हैं, ये कार जा रही है, सड़क क्या जा रही है, कारें जा रही हैं। यदि मैं बोलूँ कि सॉरी ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क दो तरह से कट रही है, एक तो इस रोड, एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। ठीक है, अब मान लो ये वाहन है, क्या है, ये वाहन है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ इनको भाई तुम इस लाइन में चलोगे, तुम इस लाइन में चलोगे, तुम इस लाइन में चलोगे, जिसको इधर इस वाली मोड़ पे जाना है। ठीक है, तो ये आराम से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आराम से चले जाएंगे। और मैं बोलूँ भाई जो इधर वाले वाहन है, तुम्हें इस लाइन में चलना है, जिसको इस मोड़ पे जाना है, यहाँ इस वाले रास्ते को जाना है, वो इस लाइन में चलेगा और बीच में होगा डिवाइडर। तो ये क्या हो गया, एक रूल हो गया, सब लोग आराम से शांतिपूर्वक जा सकते हैं बिना जाम के, बिना खोज के। ठीक है, बट यदि मैं यहाँ कोई रूल ना लगाऊँ, कोई डिवाइडर ना बनाऊँ, कोई कुछ ना बनाऊँ, ठीक है, तो लोग जाएंगे कैसे, लोग जाएंगे ऐसे ऐसे घूटा पीटी घूटा पीटी घूटा पीटी घूटा पीटी। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर लोकल वर्ड्स, घूटा पीटी जो भी मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बट इन्जॉय करना चाहिए हर वर्ड्स को, मेरा मानना ये है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जाम लग जाएगा, ठीक है, विदाउट इंडिकेटर कोई जाएगा, विदाउट कैसे कोई जाए, विदाउट आपको साइन दिए चला जाएगा। जाना आ इधर रहा है, जाना उसको इधर है, तो इन लोगों को परेशान करेगा नहीं करेगा, इस वालों को, है ना। किसी को जाना इधर है लेकिन चल इधर रहा है इस वाली रो में, तो वो भी परेशान करेगा इस वाले लोगों को। तो मतलब कहने का है, यदि रूल रेगुलेशन होगा तो आप लोग अच्छे से अपने जीवन व्यतीत कर पाओगे। ठीक है, ये इतना इस पॉइंट में बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि रूल रेगुलेशन होगा तो यह मालूम नहीं होगा कि समूह एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज़ पर अधिकार होगा। सॉरी, वेट, वो ये बोल रहे हैं कि यदि नियमों के अभाव है, यदि रूल रेगुलेशन नहीं हुआ तो प्रत्येक मेंबर एक तो असुरक्षित महसूस करेगा। पहली बात तो यही है। ठीक है, यदि मान लो कानून नहीं है, सपोज दैट ये दो आदमी हैं, वही भी मैंने वो एग्जांपल दिया ना आपको ट्रैफिक वाला, कि कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं यदि ट्रैफिक रूल ही ना हुए, है ना। तो अभी एक और एग्जांपल बोलते हैं कि हर आदमी असुरक्षित महसूस कैसे करेगा। सपोज दैट ये एक आदमी है, ठीक है, इसकी पॉलिटिकल पावर भी है,
इसके पास पॉलिटिकल पावर है, बट एक नॉर्मल आदमी है, ठीक है। इसके साथ लड़ाई हो जाती है, क्या हो गई, फाइट हो गई, क्लैश हो गया। ये आदमी क्या करेगा, अब मान लो रूल रेगुलेशन है नहीं, ठीक है, ये पॉलिटिकल पावर भी इसके पास है, तो ये क्या करेगा, अपनी पावर दिखा के इस आदमी का नुकसान कर देगा नहीं कर देगा, है ना। यदि रूल हुए, लॉ हुआ, यदि लॉ हुआ तो लॉ क्या करेगा, लॉ हमेशा सही का साथ देगा, सिंपल सी बात है, तो वो इसका साथ देगा। और ये चाहे कितना ही बड़ा पावरफुल आदमी हो, इसको जुर्माना या दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि इसमें इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं हुई है और इस व्यक्ति ने इसको नुकसान पहुंचाया है ना। यही होता है ना, आप लोग देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे, ठीक है। कानून से बड़ा कुछ नहीं होता है, देर से ही सही बट न्याय सबको मिलता ही है, ठीक है। आइए, तो ये बोल रहे हैं कि यदि नियमों का अभाव है तो प्रत्येक सदस्य असुरक्षित महसूस करेगा। उसे यह मालूम नहीं होगा कि किस समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज़ पर किसका अधिकार होगा। जब लोग भाई कानूनी नहीं होगा तो पता ही कैसे चलेगा कि व्यवहार कैसे करना है, ठीक है। कानून में लिखा हुआ है कि भाई आप सभी के साथ प्यार से, प्रेम से, भाव से बात करें, और ऐसा हमको नहीं बताया गया तो सब एक दूसरे में गुस्से पे बर्ताव करेंगे, ठीक है। और किस चीज़ पे कितना अधिकार है, मान लो ये एक संपत्ति है, यदि लो नहीं है तो सब लोग अपना अधिकार जमाएंगे, नहीं भाई ये मेरी है, नहीं मेरी। जबकि यदि लो हुआ, यदि लो है आपके पास, तो वो बोल देगा भाई ये संपत्ति इस व्यक्ति की है, ना तुम्हारी ना कुछ है, तो हम इस पर अधिकार नहीं जमा सकते, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि यदि कानून है तो आपका जीवन बड़ा ही सरल कर देगा, यदि आपके पास कुछ बुनियादी नियम है, ठीक है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक है, कैसे सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त, मतलब वो रूल ऐसा नहीं कि भाई ये रूल इस व्यक्ति ने बनाया तो बस इस व्यक्ति तक होगा, नहीं, वो रूल पूरी कंट्री में अप्लाई होगा। क्या होगा, पूरी कंट्री में अप्लाई होगा और सभी लोगों पर अप्लाई होगा। वो पब्लिक की रूल बुक होगी, ठीक है, जैसे कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, ठीक है। तो आप सिंपल सी बात क्या समझे, संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे सदस्यों में न्यूनतम कम से कम समन्वय और विश्वास बना रहे। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम यही होता है, या किसी भी देश के संविधान का पहला काम यही है कि वो एक तो बुनियादी नियम जो आपके स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, है ना, जो बोलते हैं ना बेसिक रूल्स, ठीक है, का एक ऐसा ग्रुप बना कर दें जिससे सोसाइटी में लोगों का विश्वास भी बना रहे और समन्वय भी होता रहे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। बट हमारे भारतीय संविधान ने क्या बोला है, आर्टिकल नंबर 25 to 28 के बीच, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में हमको क्या मिला है, हमको मिला है कि भाई जितने भी नागरिक हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, इनफैक्ट ये तो विदेशी लोगों को भी मिला है, जो भारत में आके बसे विदेशी लोग हैं या वे चाहे घूमने के नाम के आ रहे हैं, उनको भी धर्म की स्वतंत्रता। मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखो, उसने बोला संविधान का पहला काम यह है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह प्राप्त कराए जिससे समाज के सदस्यों को समन्वय और विश्वास बना रहे, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बुनियादी नियम दिया था आर्टिकल नंबर 25 to 28 में। क्या बोला गया, इसमें बोला गया नागरिक मतलब सिटीज़न या विदेशी लोग को क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये मिली हुई है। इट मीन्स भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, कुछ भी हो, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, इस पर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ये बुनियादी नियम ही तो है भाई, ये बुनियादी नियम ही तो है। लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें वो रूल दिया है जिसमें वे अपने धर्म की आस्था को
सही रूप से संचालित कर सकते हैं, मान सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का यही है कि संविधान तालमेल बढ़ाता है। अब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब रह रहे हैं, सब अलग अलग धर्म के हैं और इस आर्टिकल के तहत उनको अपने धर्म को मानने की फ्रीडम मिली हुई है। ठीक है, इसलिए वे रह भी रहे हैं यहाँ अलग अलग लोग। ठीक है, और जब अलग अलग लोग हैं, आपके कुछ दोस्त मुस्लिम होंगे, कुछ हिंदू होंगे, कुछ क्रिश्चियन होंगे, कुछ सिख होंगे, लेकिन आपसी तालमेल भी तो आप लोगों का अच्छा आता हो, बनता होगा ना, क्योंकि आप लोगों में दोस्ती है। ठीक है, वो धर्म आड़े नहीं आने दिया, है ना। तो वही कहने का मतलब है कि जब बुनियादी नियम आपके अच्छे होंगे तो आप भले ही आप कितने ही अलग धर्म, विचार और किसी भी चीज़ को मानते हो, चाहे आपके विचारों में मतभेदता हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करोगे उस देश में। ठीक है, तो यहाँ हम यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था आपको कि कैसे हमारा संविधान में तालमेल बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यदि आपको इस पॉइंट में कोई दिक्कत हुई है, कुछ चीज़ समझ में नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, और आपको इसकी PDF टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता है। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि भाई बुनियादी नियम क्या है, यदि कुछ है और कोई बना भी रहा है, ठीक है, तो वो बनाएगा कौन, वे नियम बनाएगा कौन। ठीक है, और कैसे तय किया जाएगा कि ये नियम इच्छा से बनाए या शासन से बनाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बुनियादी सिद्धांतों का समूह है हमारे पास। हमने ऊपर पढ़ा कि जहाँ बुनियादी सिद्धांत होंगे वहाँ पर अलग अलग डिफरेंस के लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं। हमने ऊपर वाले अभी पॉइंट में पढ़ा था। ठीक है, आइए, आधार पर राज्य का निर्माण होता है। भाई बुनियादी सिद्धांत हो गए हमारे पास, उन्हीं के बेस पर हम किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, चाहे वो शांति के रूप में हो, चाहे वो विकास के रूप में हो। ठीक है, और हम उस पर शासन भी होता तभी है जब वहाँ बुनियादी नियम हो। लेकिन बुनियादी नियम क्या हो, ये कौन डिसाइड करेगा, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना दे। ठीक है भाई, क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं यहाँ पे कि बुनियादी नियम क्या हो, ये कौन डिसाइड करेगा, और ऐसी क्या बात है कि उन्हें बता दे कि भाई बुनियादी नियम है। ठीक है, उन्हें बनाएगा कौन, पहली पॉइंट। ठीक है, हो सकता है कि एक क्या नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरा चाहता है कि नहीं यार, ए नियम ना बने, बी नियम बने, लेकिन दूसरे लोग चाहते हैं कि भाई ख नियम बने। मतलब मैंने इसको इंग्लिश में बोल दिया। ठीक है, फिर कैसे तय किया जाए, कैसे डिसाइड किया जाए कि किसकी इच्छा वाली नियम से हमारे यहाँ शासन हो और किसका नहीं। ठीक, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इतना प्यारा है, वो हर प्रश्न का उत्तर देता है। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वो तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही तो बताता है ना कि कानून कौन बनाएगा। अब कहोगे सर कैसे, अभी आप देखो, आप लोग लोकसभा के चुनाव में बैठते हो, ये हमारी सांसद है, ये क्या है, हमारी संसद है, पार्लियामेंट है। ठीक है, आप क्या करते हो, देश के हर कोने से अपना MLA सेलेक्ट करके उसको वोट के द्वारा जिता के यहाँ बिठाते हो। ये यहाँ लोग यहाँ बैठते हैं ये सारे। ठीक है, और यही आप लोगों के लिए कानून बनाते हैं। तो कानून कौन बनाएगा, ठीक है, ये तय कौन कर रहा है, जनता ही तो कर रही है ना। वो इंडायरेक्टली रूप से कर रही है, जनता पार्लियामेंट में जाके तो खुद नहीं बना रही है, समझ रहे हो ना। बट वो वोट के द्वारा अपने पसंदीदा MLA को पार्लियामेंट में भेज रही है कि भाई तुम हमारे लिए कानून बनाओ। ठीक है, तो वही ये बात कहे कि संविधान भी प्रश्न उत्तर देता है इस बारे में। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि भाई कौन बुनियादी नियम बनाएगा, ठीक है, और कैसे तय किया जाएगा कि किन नियमों पर शासन किया जाए। तो उत्तर तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। पहली बात तो ये, राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता था। भाई जब राजाओं लोगों का जमाना था तो उस टाइम राजा लोग कानून बनाते थे। ठीक है, बट जबकि हमारे पुराने सोवियत संघ के संविधान में, पुराना सोवियत संघ जिसमें रशिया वगैरह ये सब आता था, कि निर्णय का अधिकार केवल एक ही पार्टी को होता था। ठीक है, पुराने सोवियत संघ में सिर्फ एक ही पार्टी थी, वही नियम बनाती थी। लेकिन हमारे जैसे देश में डेमोक्रेसी जहाँ पर है
वहाँ पर निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। कौन लेती है? जनता लेती है। और मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया कि जनता कैसे निर्णय लेती है, ठीक है। बट यह सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है। मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अधूरा रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है, ठीक है। तो मैंने बताया जनता निर्णय लेती है वोट के द्वारा अपने मेंबर को चुनकर पार्लियामेंट में बिठाना या राज्य की विधानसभा में बिठाना, जो राज्य के लिए कानून बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई ना। अब देखो यहाँ क्या रोल है कि प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है एक लोकतांत्रिक देश में। तो भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। उदाहरण के लिए बता, ठीक है। और संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा, हमको पता है, ठीक है। कि भाई एक ऐसा तो है नहीं कि संसद में जो मर्जी हो जाके बैठ जाए। संसद का गठन भी तो उस हिसाब से होगा ना, भाई जनता चुनेगी, फिर कितने मेंबर चुनेगी, कितने पार्लियामेंट में कैपेसिटी है अकॉर्डिंग टू आपकी पॉपुलेशन रेशो के, ठीक है, ठीक है। तो किस प्रकार से किया जाएगा संसद का गठन, किसी समाज में कानून कैसा हो, ठीक है, ये भी डिसाइड होगा भाई। पहले उन कानूनों को बनाने का ध्यान रखने वाले पहचानना होगा भाई। पहले उन कानून को बनाने का अधिकार रखने वाले जो कानून बनाएंगे, जो वे राइट रख रहे हैं, पहले तो उनको पहचाना जाएगा ना। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह है अधिकार देने वाला कोई कानून हो चाहिए। और ये अधिकार किसने दिया है? संसद कानून बनाए, ये अधिकार किसने दिया है बताओ भाई। संसद कानून बनाए, ठीक है, ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार कौन देता है इसको? वो देता है हमारा संविधान, ठीक है। तो ये काम संविधान करता है, ठीक है। यदि संसद कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए, और यह काम हमारा करता है संविधान, ठीक है। संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान ही हमारा एक वो सत्ता है जो सबसे पहले सरकार बनाता है। भाई संविधान होगी, संविधान है तभी तो सरकार बनेगी ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब एक इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं? हम इस एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, या इन सारी चर्चाओं पर करने के बाद हमने देखा, सारे बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हमने देखा कि संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, ठीक है। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी। अब आपको इसी पर मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, आप एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा। आपको पता होगा कि 2020 में 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बिल लाई थी। कौन से? कृषि बिल लाई थी, ठीक है। 3 कृषि कानून लाई थी, नहीं लाई थी? 3 कृषि कानून लाई थी। किसानों ने खूब विद्रोह करा, किसानों ने आंदोलन करा, याद होगा। जब किसानों ने आंदोलन करा तो गवर्नमेंट ने ये बिल क्या ले लिया? वापस ले लिया, वापस ले लिया था, याद होगा आपको, ठीक है। जब ये बिल वापस ले लिया तो मतलब ये एग्जाम्पल आपको क्या दिखा रहा है? ये एग्जाम्पल दिखा रहा है कि संविधान केवल शक्ति नहीं देता है, बल्कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित करता है। मतलब जनता ने विद्रोह करा, जनता ने, किसानों ने आंदोलन करा कि भाई ये बिल सही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। तो इनडायरेक्टली पावर किसके हाथ में है? किसके हाथ में? जनता के हाथ में है। जनता सरकार भी चुनती है, अपने सदस्य भी भेजती है, और जनता ये भी देखता है कि यदि वो जनता के खिलाफ है कोई कानून तो जनता उस कानून को वापस भी करा देती है, ठीक है। तो मतलब कहने का, संविधान केवल शक्ति नहीं देता, इनफैक्ट जो आपके डिसीजन लेने की प्रक्रिया है ना, उसमें जनता की भागीदारी और सहमति भी सुनिश्चित करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर तो दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल पावर को गवर्नमेंट तो दी है, बट ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि भाई आपकी जो भी प्रक्रिया है, जो भी पावर है, वो बिना उस पब्लिक के, उस देश की पब्लिक के कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जनता ही सबसे बड़ी जनार्दन है, सिंपल सी बात। और दूसरी बात यह है कि
इस चीज़ से ये पता चलता है, इस एग्जाम्पल से ये पता चलता है आप लोगों को कि यदि लोगों में ये भरोसा बनता है कि अगर निर्णय सही दिशा में नहीं लिया गया है, यदि लोगों में ये भरोसा बन गया है कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो राइट डायरेक्शन में नहीं लिया है, तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके बदलना तो लोकतांत्रिक तरीक़ों से बदला जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि जब जनता को ये लग जाएगा कि भाई सरकार ने सही रूप से फैसला नहीं लिया है, तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें डेमोक्रेसी दे रखी है, ठीक है। जब डेमोक्रेसी दे रखी है तो वो सरकार का तरीका बदल देगी या तो वो सरकार ही बदल देगी, सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया काम, आंदोलन ख़त्म, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए इस लेक्चर में। आगे के देखते हैं सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, ठीक है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। अब मान लो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की पावर्स पर यदि लिमिटेशन नहीं लगाता है तो क्या होगा? कोई भी गवर्नमेंट तानाशाही हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को देखकर तो लगता भी है अधिकतर कि भाई यदि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके ऊपर लिमिटेशन नहीं हो ना तो हम लोगों को सही से जीने भी ना दें। देखो सिंपल सी बात है ना। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया गया है, ठीक है। आपको किसी खास रंग वस्त्र नहीं पहनने, ठीक है। सपोज दैट अभी जो कल्चर चल रहा है, यदि आप हरा रंग का कुछ पहन के चले जाते हो तो हो सकता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के मन में खटकने लगो, ठीक है। समझ रहे हो? यदि आप भगवा पहन के चले जाते हो, केसर कलर पहन के चले जाते हो, भगवा छोड़ो, वो भगवा नाम भी नहीं है, केसर कलर पहन के चले जाते हो तो आप दूसरे लोगों के मन में खटक सकते हो, ठीक है। जो आजकल का माहौल गर्मा गर्म हो रखा है, ठीक है। अब मान लो उदाहरण के लिए आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, खास किस्म के रंग पहनने से रोक दिए कपड़े, ठीक है। गीत गाने से रोक दिया, जो आपको एक खुशी देता था गाना, आपको वो बैन करवा दिया, ठीक है। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर रही है, ठीक है। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप पर बंदिशें लगा दी गई हैं। आप उड़ना चाह रहे हो बट आपके पर काट दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा यदि कोई कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को करने की पावर दे रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि वो एक इंसान होने का हक छीना जा रहा है उस व्यक्ति से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको सिंपल सा बात बताऊंगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं रोलेट एक्ट 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में आया किस लिए कि उस टाइम क्रांतिकारी गतिविधियां हमारे देश में ज़्यादा हो रही थी। क्या हो रही थी? रिवोल्ट्स हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, क्रांतिकारी आवाज़ उठा रहे थे। इनको दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये एक्ट लाया। इनको दबाने के लिए ब्रिटिश कौन सा एक्ट लाए? रोलेट एक्ट 1919 लाए। इस एक्ट के द्वारा बिना कानूनी कार्यवाही आपको सज़ा सुनाई जाती थी, ठीक है। आपको क्या दी जाती थी? सज़ा दी जाती थी। पहली बात तो ये, ठीक है। आपको दंड दिया जाता था। आपको एक और चीज़ किया जाता था, ये संदेह होने पर भी, सिर्फ डाउट होने पर भी उठा लेना, ठीक है। क्योंकि क्रांतिकारियों की होड़ लगी हुई थी, वे रिवोल्ट कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार डर रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। इसलिए उसने सोचा कि भाई काला कानून क्यों ना लाया जाए। इसको बोलते हैं काला कानून, मतलब रोलेट एक्ट 99, कि किसी को भी उठाया, घर से उठा लिया, सीधा सज़ा दे दी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई मजिस्ट्रेट नहीं, कोई कोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब मान लो को ऐसा ही काम आपके साथ आज के टाइम में कोई सरकार करने लगे, क्या आपको वो सरकार अच्छी लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी भाई, ठीक है। समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? हमको दिया है पावर। ये बात थी अंग्रेजों के टाइम की, ठीक है। कब की बात थी? ये अंग्रेजों के टाइम की बात थी। बट देश आज़ादी के टाइम जो हमारा संविधान हमारे पास था, उसका एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि कैसे उसने हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे पावर दी है कि पॉलिटिशियंस
पर रोक लगाई सके। क्या लगा सके? रोक लगा सके, सरकार की शक्तियों पर लिमिटेशन बना सके। उसका एक जीता जाता सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी। इमरजेंसी को बोलते हैं हिंदी में आपातकाल। और ये लगता है आर्टिकल नंबर 352 के तहत। ठीक, ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ था कि मैं भूल ना जाऊँ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपने देखा होगा जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी सरकार में जब इमरजेंसी लगी तो क्या हुआ, लोगों के फंडामेंटल राइट जो है उनको अबोलिश कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको बैन लगा दिया, मतलब कहने का सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मीडिया पर बैन लगा दिया भाई, मीडिया पर सेंसरशिप लिया है। सेंसरशिप का मतलब है कि आप एक मीडिया पर लिमिटेशन लग गई कि आप ये नहीं कर सकते, सरकार की बुराई नहीं कर सकते, आलोचना नहीं कर सकते, इस टाइप से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो इससे क्या हुआ, नुकसान ही तो हुआ है ना, हमारे देश को नुकसान हुआ, हमारी जनता को नुकसान हुआ। तो जब 1977 में दोबारा चुनाव हुए, इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो जनता की पावर इतनी थी, आप देखो ना जनता को कॉन्स्टिट्यूशन ने कितनी पावर दी है कि जनता ने इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। चुनाव में किसको हरा दिया? इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया जनता ने 1977 में, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी में 1975 में लगी इमरजेंसी में काफ़ी कुछ सहना पड़ा, उनके मौलिक अधिकार छीन लिए गए, मीडिया को कमज़ोर कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए जब दोबारा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सरकार को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद ना 1978 में चुनाव के नेक्स्ट ईयर जब नई सरकार बनी, वो सीधा लाई 44th अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन। ठीक है, कौन सा लाई? 44। इसमें सीधा बोल दिया भाई कि देखो ऐसा है भाई, एक तो जो आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर हमने इमरजेंसी लगाई थी ना 352 में, पहले जो इमरजेंसी लगती थी वो लगती थी आंतरिक गड़बड़ी के बेस पर। बट 44 जैसे अमेंडमेंट आया, इसने बोला इस पे नहीं लगेगी, ये इस नाम को बदलो, अब लगेगा सीधा इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के बेस पर। ठीक है, किस पर लगेगा? सशस्त्र विद्रोह के बेस पर लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो सशस्त्र विद्रोह के नाम पर लगेगा, ना कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लगेगा, सशस्त्र विद्रोह के बेस पर ही लगेगा आपका इमरजेंसी। ठीक है, इतना बड़ा चेंज करा। चेंज हुआ क्यों भाई? देखो सिंपल सी बात है, जनता के पास पावर कैसे आई? पहले इंदिरा गांधी सरकार को चुना हुआ था जनता ने, उसने देखा इमरजेंसी लगाई, भाई हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए लगाई। 1977 में जनता ने सरकार बदल दी, नई जनता ही, जब नई सरकार आई तो जनता के द्वारा इलेक्ट हो गई, तो वो जनता के हित में कानून बनाएगी। उसने सीधा अमेंडमेंट ले आई 44 अमेंडमेंट ले आई, उठा के बदल दिया, कर दिया। और ये भी बोल दिया कि भाई अब से जो भी इमरजेंसी लगेगी उस पर जो हमारा मंत्रिमंडल है, ठीक है, जो भी हमारी मंत्री परिषद है, या बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही लगेगी। बल्कि जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी ना, तो इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की कोई सिफारिश नहीं ली थी, सीधा घोषणा कर दी थी, भाई मैं बोल रही हूँ इसलिए लगा दो इमरजेंसी। बट 44th अमेंडमेंट के तहत ये बोल दिया गया भाई मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। कैसी? मुंह बोली नहीं, लिखित होनी चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए कि भाई आपातकाल लगाने का समय आ चुका है, तभी आपातकाल लगेगा। क्योंकि मंत्रिमंडल किसके आगे जवाबदेही है? लोकसभा के सामने। किसके आगे? लोकसभा के सामने। यदि लोकसभा में मंत्रिमंडल अपना वोट खो देता है, ठीक है, अपना भरोसा खो देता है, तो सरकार गिर जाती है। सिंपल सी बात है ना। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार की पावर्स को सीमित किया गया है कि आपको लगता है कि भाई यदि कोई सरकार इस तरह बिहेव कर रही है या कुछ रूल रेगुलेशन जो आपके हित में नहीं है, उसमें संविधान में संशोधन करके हम उसको बदल भी सकते हैं या उस कानून को निरस्त भी किया जा सकता है। ठीक, चलिए, इसलिए संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई भी सीमा तय करे।
ठीक है, नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। कॉन्स्टिट्यूशन सीधा बोलता है कि भाई सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर जो भी लागू कानून कर रही है उसकी एक सीमा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हर किसी का हुक्का पानी बंद कर दो। ठीक है, तो ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। ठीक है, और ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सरकार की शक्तियों को कैसे सीमित करता है, अभी मैंने आपको बताया ना कि हमने अमेंडमेंट कर दिया। भाई नई सरकार आई जिसको जनता ने चुना, जो इंदिरा की इमरजेंसी से परेशान हो चुकी थी, और उन्होंने आके नए लोगों ने, जो नए इलेक्टेड नेता थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया ताकि आने वाली सरकार दोबारा ऐसा कदम ना ले सके। तो वही है कि सीमित करता है। सबसे सरल तरीका यही है कि मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो हमें फंडामेंटल राइट दिए हैं, वो सरकार को अपनी मनमानी कार्रवाई से रोकते हैं। हमारे मौलिक अधिकार क्या है? जैसे हमको आंदोलन करने का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा राइट है। ठीक है, हमको धर्म मानने की, कोई भी कानून ऐसा नहीं आ सकता जो सीधा बोल दे कि भाई ऐसा है, तुम लोग ना हिंदू धर्म के हो और या मुस्लिम धर्म के हो, तुम मंदिर नहीं जाओगे, तुम मस्जिद नहीं जाओगे। ठीक है, यदि ऐसा बोल दिया किसी भी सरकार ने आके, तो वो उसने क्या करा, सीधा हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दिया। क्योंकि फंडामेंटल राइट में 25 से 28 के आर्टिकल के बीच कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि सभी लोगों को अपनी धर्म, आस्था और विश्वास में, जो आप विश्वास रखे हो किसी धर्म में, किसी आस्था में, और उसको आप कैसे डिनोट कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, उसको करने का आपको राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार हैं, सदैव पाए जाते हैं, जो नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करते हैं। आर्टिकल नंबर आप 20 देखोगे, ठीक है, आप आर्टिकल नंबर 22 से 24 के बीच देखोगे, ठीक है, वो सीधा बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आप बिना दोष के, बिना कानूनी कार्रवाई के उठा के लोगों को जेल में डाल दिया, मनमाने ढंग से आप कुछ भी नहीं करोगे, सीधा सा बोला हुआ है। ठीक है, तो हमको स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण का अधिकार है, हम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, इस पर गवर्नमेंट हमको नहीं रोक सकती है। इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। इन अधिकारों को इमरजेंसी जब लगेगी उसमें सीमित क्या कर सकते हैं शांति बनाए रखने के लिए ना। बट एक बात का ध्यान रखना, जब भी इमरजेंसी लगी, देखो अमेंडमेंट 44, ये वाला अमेंडमेंट जिसमें हमने बोला कि भाई अब जो भी इमरजेंसी लगेगी वो शस्त्र विद्रोह के नाम पर लगेगी, ना कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। ठीक है, तो इसी अमेंडमेंट में बोला गया था भाई इमरजेंसी के टाइम ना आप हमारे आर्टिकल नंबर 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप निरस्त नहीं कर सकते। ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो 20 है ना, आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर आपका 20 है, ये बोलता है कि भाई यदि किसी व्यक्ति ने कोई कानून तोड़ा है ना, या कोई व्यक्ति दोषी है, ठीक है, तो उसको आप सज़ा वही दोगे जो कानून में लिखी गई है, ना कि ऐसा कि मनमाने रूप से कोई सज़ा दे दी। ठीक है, ये नहीं चलेगा, मनमाने रूप से सज़ा नहीं चलेगी कि आज मेरा मन कर रहा है इसको 100 बेल्ट मार दिया, आज मेरा मन कर रहा है 100 कोड़े दे दिए, ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो लॉ में लिखी गई जो सज़ा है वही मिलेगी इस बंदे को। ठीक है, उस चीज़ से बचाता है हमारा आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 20 ये बोलता है कि भाई कोई भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह विदेशी हो, चाहे कोई कंपनी हो, ठीक है, कानूनी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने रूप से कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, उसको इन सब चीज़ से सुरक्षा मिली हुई है कि उसको मनमाने ढंग से कोई सज़ा ना दे, उसकी सुरक्षा करता है आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। आर्टिकल नंबर 20 जो 21 देता है, वो आपको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। मतलब आपको आपके प्राण, आपका जो दैहिक, आपका जो शरीर है, वो जो आपके प्राण है, उसको स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने की। ठीक है, साफ सफाई को उसको, ठीक है, मतलब कहने का उसको अच्छे जीवन, उसका मतलब आर्टिकल नंबर 21 में एक व्यक्ति है, उसको सुरक्षा मिली होती है अलग अलग प्रकार की। जैसे उसको अपनी प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है, अच्छे खाने का अधिकार है, अच्छी हवा में रहने का अधिकार है, अच्छा वाटर पीने का अधिकार है। ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता उसको मिलेगी, आर्टिकल नंबर 21 यही बोलता है। ठीक है,
तो मतलब कहने का कि इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल नंबर 20 और 21 ना सस्पेंड नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। और एक बात का ध्यान जरूर आप रखना, मैंने जो अभी एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, जो आर्टिकल नंबर 20 है, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 20, ठीक है। निरोध और गिरफ्तारी के से संरक्षण देता है आप लोगों को, ये भी जरूर देख लेना। 23 और 24 भी देख लेना, ये बाल श्रम और बच्चों से रिलेटेड है, वो भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर को, ठीक है। आप लोग बड़े प्यार से समझ लेना, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अब जब अपना इस टॉपिक को कवर करें तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ज़रा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं उसके बारे में आपको दे रहा हूँ, जैसे आर्टिकल नंबर आप पढ़ सकते हो कि 14 टू 32 के बीच में सारे आर्टिकल्स पढ़ लेना आप लोग, 32 नहीं 35 के बीच तक पढ़ लेना, ये आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ लेना, ये इसमें फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को इतने ही रखते हैं, और कल के लेक्चर को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य से, ठीक है। चलिए आप सभी को गुड नाइट, और चैनल अच्छा लगा हो, मतलब सॉरी, आपको मेरा लेक्चर और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर टॉपिक के एंड में जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये चैप्टर 2 दिन चलेगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, और ऑलमोस्ट 40 मिनट में आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो जब ये कोई भी एक टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम MCQs करेंगे, ठीक है, हम MCQ पर ध्यान देंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ा तबीयत ख़राब है, सॉरी। हम MCQ करेंगे, ठीक है, हर उस टॉपिक के, और मैं खुद बना के आपके सामने MCQs लाऊंगा, फिर वो PYQ पर बेस हो या मैं टेस्ट के रूप में कुछ MCQs बनाऊँ आपके लिए, वो जरूर कर लेना, और एक क्वेश्चन मेंस का प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए, और कोई भी आप लोगों को जरूरत हो तो कमेंट में जरूर शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक। चलिए, ध्यान रखें आप सब लोग, और कोई भी लेक्चर में थोड़ी सी कहीं भी आपको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो आप उसको कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।